हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी। यहाँ पे हम बात करेंगे 12th वाले पार्ट की, बिकॉज 11th वाली पे मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका हूँ। फिजिक्स की 11 12 दोनों पार्ट हो चुके हैं। केमिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं 12th का बताऊंगा, बिकॉज पिछले पार्ट में टाइम बहुत ज्यादा लग गया था, तो मैंने बोला था कि 12th का अगले उसमें बताऊंगा। तो देखो यार, क्या होता है, हर चैप्टर को पढ़ने के लिए ना एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। हर एक चैप्टर में कुछ कुछ चीजें आपको पढ़नी होती है, कुछ चीजें आपको छोड़नी होती है। कहीं पे ज्यादा एम्फेसिस लगता है, कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, एक चैप्टर के बारे में डिटेल बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो रिवाइज्ड जो न्यू सिलेबस आया है उसमें से तो रिमूव कर दिया गया है, बट फिर भी आप देख रहे हैं पिछले एक साल में भी कुछ कुछ क्वेश्चन रिमूव वाले पार्ट से भी आ जा रहे हैं। तो ज्यादातर कोचिंग्स में एटलीस्ट जो रिमूव चैप्टर्स उनको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा कम एम्फेसिस में कर सकते हैं, थोड़ी प्रायोरिटीज को कम दे सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखो क्या क्या है, डिफेक्ट्स वगैरह जरूर पढ़ना, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, उसमें भी फ्रेंकनेल वगैरह फ्रेंकल डिफेक्ट होते हैं। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट डिफेक्ट होते हैं। इंप्योरिटी वाले कुछ बेस डिफेक्ट होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वर्सेस एमरफस सॉलिड क्या होता है। तो इस टाइप से काफी हद तक ये वाला चैप्टर बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला है, क्योंकि आपको सारे जो लैटिसेस है वो आपके दिमाग में बैठने चाहिए कि हाँ यार, अरेंजमेंट इसमें इस तरीके से रहता है। तो ये आप पढ़ के समझो, ये वैसा चैप्टर जो होता है ना कि थ्योरेटिकल है बट काफी कंसेप्चुअल है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में यार वो सेट से ही न्यूमेरिकल होते हैं, वो आपने देखा होगा जेड वाला जो न्यूमेरिकल होता है, तो वो वॉल्यूम रिलेटेड जो होता है वो सेट न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। वो थोड़े टफ भी होते हैं, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स थोड़ा देख लेना कैसे उसको करना है, बट मोर और लेस ज्यादा पार्ट यहाँ पे थ्योरी वाला है। तो इसमें देखो टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल वगैरह आ गए, NaCl आ गया, CaCl ZnS आ गया। पैकिंग पे बात हो जाती है यहाँ पे, पैकिंग पे आप उसमें भी देख लेना, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो लैटिसेस हैं, ब्रेविस लैटिसेस जो होते हैं, 7 डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। BCC टाइप है, SCC टाइप है। तो ये डिफरेंट टाइप्स आपको ढंग से आपको समझ आना चाहिए, कहाँ पे क्या अरेंजमेंट होता है, कैसे होता है। अगर आपको इसमें कंसेप्चुअली क्लियर है तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्यूशंस वाले चैप्टर पे। नॉर्मेलिटी मोलरिटी जो आपने थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट में 11th में थोड़ा बहुत सीखा होगा, उसके थोड़े एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं यहाँ पे। नॉर्मेलिटी मोलरिटी वगैरह, परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया, PPM पे क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह होता है, मोल फ्रैक्शन हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया, वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन, हेनरीज लॉ। इस टाइप से डिफरेंट जो पार्ट्स है उसमें से क्वेश्चन काफी हद तक न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। हेनरीज लॉ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला पार्ट है ये मोर लाइक मोल कॉन्सेप्ट, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ये भी आपसे हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी नहीं है जो आपको ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर रॉल्स लॉ में जो डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का है, नेगेटिव का है, थोड़ा पार्ट इसमें से भी पूछा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, काफी स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे हैं कि यार आप चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी वगैरह तो बहुत बढ़िया बता रहे हो, लेकिन हम बहुत ज्यादा टाइम अपना फोन में स्पेंड करते हैं, हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। हम लोग इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं या फिर यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि फोन में भी अगर हम टाइम दें तो उसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। तो यार कोई ऐप क्या नहीं है? बिल्कुल है यार, मेमोनीट करके एप्लीकेशन है जो स्टूडेंट्स जो मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स उस सबको एक साथ सॉल्व करता है। क्या क्या होता है देखो, पहला प्रॉब्लम यार बहुत वास्ट लगता है, ओवरवेलमिंग सा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी थ्योरी। अगर आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ोगे तो थोड़ा पढ़ के आपको नींद आ जाएगी, यार इतना सारा सब कुछ को कैसे कंसाइज कैसे करें। तो बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड कंसाइज नोट्स मेमोनीट प्रोवाइड करता है, एंड इसमें सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब आपको मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल बुक्स वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं। प्रॉब्लम तो आता है कि लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंसेप्चुअली जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा कि यार एक लैटिस किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेमोनीट असर्शन रीजन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है, जब NCERT की एक लाइन जो हम कहते हैं कि उसको समझो, उस चीज को टेस्ट करेगा कि क्या आप उसको एक्चुअली समझ पाए। देन एक और प्रॉब्लम आता है कि लिमिटेड स्टडी टाइम, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, बिल्कुल टाइम नहीं है, फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, पेरेंट्स भी है, सबसे बात भी करना होता है, कुछ ना कुछ फ्री टाइम में आप कुछ सोचते हुए कुछ हॉबी वगैरह भी, मतलब आई नो टाइम बहुत कम होता है एंड लोग ज्यादातर टाइम अपनी पढ़ाई में निकालते, फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टाइम क्रंच होता है। इसके लिए यार मेमोनीट का एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग अप्रोच है कि आप कहीं भी, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप इधर से उधर कहीं जा रहे हो, आप मार्केट में हो, आप कहीं पे भी, आप कभी भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप कहीं पे बैठ के आप सीधे फोन निकाल के आप उसमें से क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पर रेडीली अवेलेबल नोट्स मिलते हैं, पॉडकास्ट और बहुत सारी इंटरेक्टिव कंटेंट है जो आपको इसी प्रोसेस में हेल्प करती है। देन आता है यार बोर्डम, मतलब NCERT के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसको पढ़ने बैठोगे तो आपको एक पेज के अंदर नींद आ जाती है, और काफी लोग इसको सोने के लिए यूज करते हैं कि अगर उनको नींद नहीं आती तो NCERT पढ़ते हैं। तो यार इस चीज के लिए मैं बस ये बोलूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मेमोनीट का एप्लीकेशन यूज करेंगे तो उस पे इतने सारे फन वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे कि क्रॉसवर्ड्स हो गए, मीम्स हो गए, पजल्स हो गए, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्वेश्चंस हो गए, जो आपको बहुत ज्यादा एंगेज करके रखेगी। इसके बाद आता है इनएडिक्वेट प्रैक्टिस। काफी स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, उनका रूम में तो मस्त टीचर से पढ़ के, सर से पढ़ के, लेक्चर के बाद मस्त DPP सॉल्व हो जाता है, लेकिन एग्जाम में सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। तो इनएडिक्वेट प्रैक्टिस की प्रॉब्लम को भी मेमोनीट सॉल्व करता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, 30,000 प्लस इसमें क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ MCQs है, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट भी है। देन आता है यार बहुत स्टूडेंट्स अपने स्टडी टेबल में डेस्क में बैठ के पढ़ के थक गए, वो अपने डेस्क पे बैठ नहीं पा रहे, अब सिटिंग नहीं बन पा रही है। तो यार उनके लिए क्या, वो कहीं भी चलते हुए भी अगर वो पढ़ना चाहते हैं या फिर लेट के पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे पॉडकास्ट फीचर है, आप उसको कान में ईयरफोन वगैरह, ईयरबड वगैरह जो भी लगा के आप पॉडकास्ट के थ्रू पूरी लर्निंग कर सकते हैं।
तो मेमोनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है। लिंक्स वगैरह मैं नीचे डाल दूंगा, अपना कोड वगैरह भी यूज कर सकते हैं शोएब 300 और उस कोड से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो अब नेक्स्ट इस पे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे देखो क्या होता है, मोस्टली बहुत हद तक ये फिजिक्स जैसा ही है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जहाँ पे बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपको बिल्कुल, अगर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है तो आप इसे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे भी वही चीज़ आती है, कंडक्टेंस आता है, कंडक्टिविटी आता है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, नर्स्ट इक्वेशन है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स वगैरह की भी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे डेल्टा जी आ जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह पढ़ सकते हो। मतलब ये रिलेट वाला चैप्टर है। आपको इसके लिए थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए। अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप से होता है। फैराडेज लॉ है, फिर डिस्चार्ज एट एनोड या कैथोड पे क्या डिस्चार्ज होगा, इस टाइप की मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स पे देखो यार, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं, रेट लॉ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मोस्टली वही होता है, या तो जीरो ऑर्डर आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। मोस्ट केसेस में आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में भी वो या तो टी हाफ की बात करेगा, हाफ लाइफ वगैरह की बात करेगा, या फिर अगर कोई nth ऑर्डर गलती से आ भी जाता है, वो जो कि नॉर्मली नहीं आता, बस इसके फॉर्मूलाज देख के जाना nth ऑर्डर की। बाकी जो एक एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट है उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अपने एंजाइम्स में भी वो ग्राफ देखा होगा एक्टिवेशन एनर्जी वाला, उसमें से कुछ हद तक क्वेश्चंस आते हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अरहीनियस इक्वेशन हो गया, ये सब थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यार सरफेस केमिस्ट्री पे। सरफेस केमिस्ट्री में मैं आपको तो बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ लोग इंक्लूड करते हैं इसको, बट ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है। इसमें जो एक टेबल है कि यार लिक्विड इन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड में क्या होता है, तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टेबल को आपको याद करना है कि एक स्पेसिफिक टर्म सोल क्या होता है, जेल क्या होता है, इस टाइप से आपको पूरा आना चाहिए वो चीज़। वो टेबल जरूर याद कर लेना। उसके अलावा लायोफिलिक वर्सेस लायोफोबिक सोल, गोल्ड नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड क्या क्या होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर, माइक्रोमोलिकुलर, सब डिफरेंट डिफरेंट इसके क्लासिफिकेशंस है, वो जरूर देखना। फिर पेप्टाइजेशन एक होता है, हार्डी-स्किल्स रूल होता है, ठीक है, उसमें फ्लॉक्यूलेशन नंबर वगैरह आता है कि भाई कोएगुलेट वगैरह कैसे हो रहा है, फिजिक्स ऑप्शन वर्सेस केमिस ऑप्शन क्या होता है, कैटलिस्ट वगैरह भी थोड़ा बहुत। मतलब ये प्रॉपर थियोरेटिकल चैप्टर है। काफी लोग इसको इनऑर्गेनिक में भी गिनते हैं। मेटलर्जी पे आ जाओ। मेटलर्जी में यार ओड्स है, प्रोसेसेस है। मेटलर्जी में अगर आप देखोगे तो ये भी थ्योरेटिकल है। इसमें रिफाइनिंग वगैरह पे क्वेश्चन, यूजेस पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। देन मोस्टली यहाँ पे प्रोसेस के बारे में पूछता है कि यार ये प्रोसेस है, ये कौन से ओर में यूज होता है, या फिर ओर पे क्वेश्चन आता है कि यार ये ओर का नेम है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनते हैं। और अगर आप पीवाईक्यू भी देखोगे तो उसमें से ज्यादातर आपको उस टाइप के दिखेंगे। देन यार पी ब्लॉक, जो पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री बेसिकली मैं बोलता हूँ कि यार एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसमें बता दो पी ब्लॉक को अब रिमूव कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑब्वियसली, बट फिर भी आप इसको पढ़ना, बिकॉज अब न्यू सिलेबस हो चाहे पुराना हो, कोचिंग में ये पार्ट्स डेफिनेटली पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये पी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ हो गया, ये सब में एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ना। और कोई एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू बुक्स होते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर ऐप के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत कंसेप्चुअल है। यहाँ पे आप अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो एनसीईआरटी, उससे काम नहीं चलेगा, या याद कर रहे हो तो भी काम नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यार लाइगेंड क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे बनती है, कोई कॉम्प्लेक्स कैसे स्टेबल होता है, उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर पे क्वेश्चन आते हैं कि आप इसको अरेंज करो, क्या ऑर्डर होना चाहिए इसका। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी बिल्कुल समझने वाला पार्ट है, क्या नेमिंग कैसे की जा रही है इसकी। देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसा होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इसको समझ सकते हो। फिर कलर का भी ऑर्डर आ जाता है, वेवलेंथ का ऑर्डर, मतलब वेवलेंथ का ऑर्डर आ जाता है। आइसोमरिज्म पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यार ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में मैं आपको बता दूं यार, एक पैटर्न होता है, आपको हमेशा हर चैप्टर में ये दिखेगा, तो इसलिए हमें क्या किया गया था, कंबाइंड पढ़ाया गया था ऑर्गेनिक। तो इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले आईयूपीएसी यानी नॉमेनक्लेचर होता है। आप हर चैप्टर उठा के देख लो, आपको पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा। तो आप नॉमेनक्लेचर को क्लब करके एक साथ भी पढ़ सकते हैं कि यार किस तरीके से जो एल्केन की नेमिंग होती है, फिनॉल्स की नेमिंग होती है, या यहाँ पे कीटोन विटोन की नेमिंग होती है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, किसी भी चीज की नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आता है आइसोमरिज्म वाला पार्ट। आइसोमरिज्म में भी 12th में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा 12th में एम्फोसिस किया गया है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे। तो आइसोमरिज्म हो गया। देन अगर आप देखोगे तो मोस्ट चैप्टर्स में प्रिपरेशन मेथड्स के रिएक्शन पहले दिए गए कि भाई ये बन कैसे रहा है। अगर चैप्टर हेलो एल्केन, हेलो एरिन है, या अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन है, तो ये कैसे बन रहा है। सिंथेसिस वाले रिएक्शन में सबसे पहले आते हैं, प्रिपरेशन मेथड कह लो, सिंथेसिस रिएक्शंस कह लो। देन कुछ नेम रिएक्शंस हो गए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही सैंड में रिएक्शन आ गया। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ नेम रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट पे ऑर्डर आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे ऑर्डर आ जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यार किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर SN1 का ऑर्डर, SN2 का ऑर्डर, कि कौन सा रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, कौन सा SN1 फॉलो करेगा, क्यों करेगा। इस टाइप से बहुत हद तक ये चीजें कंसेप्चुअल है। फिर अगर हम अल्कोहल, फिनॉल की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात आती है। सिमिलरली हम आगे एमीन्स पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं नेक्स्ट बता दूं तो एमीन्स में फिर बेसिक स्ट्रेंथ पे बात आ जाती है, क्योंकि यार एमीन्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो इस टाइप से एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा और क्या, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी लिखे होते हैं ऑर्गेनिक में, साइड में आप देखना थोड़े बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट्स, यूजेस वगैरह लिखे होते हैं, वो भी पढ़ना, क्योंकि वहां से भी अब आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है, क्यों है, उसका लॉजिक जानना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, तो ऑर्डर का बता रहा था।
इसके अलावा नॉमेनक्लेचर आपने कर लिया, आइसोमरिज्म कर लिया, देन आप एक और चीज़ कर सकते हो जिसको हम लोग GOC1 कहते हैं, जिसमें M इफेक्ट होता है, H इफेक्ट होता है, I इफेक्ट होता है। वैसे तो 11th में ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आपको वो पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं तो वो पार्ट भी जरूर देखना कि यार रेजोनेंस से M इफेक्ट कैसे काम करता है, H इफेक्ट कैसे काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, I इफेक्ट कैसे काम करता है। ओके, देन एमीन्स में जैसे कि मैंने बोला वही रिएक्शंस हो गए, यूजेस हो गए, नेमिंग हो गया, आइसोमरिज्म हो गया, बेसिक सी जो चीज़ें होती है। इसके बाद हम आते हैं कुछ चीज़ें जैसे कि पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिमूव आउट कर दिया गया है, बट मैं यहाँ पे फिर भी कहूंगा कि यार आप इसको भी पढ़ो, बिकॉज यार ये तीनों चैप्टर्स को मैं एक साथ ही पढ़ लेता था। इसमें क्या करना होता है, बेसिकली आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है। एनसीईआरटी में जहां भी जो चीज़ें लिखी हुई है उसकी एक टेबल बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, हर एक पॉइंट या जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लो। ये तीनों चैप्टर में काम करता है, और अगर आपने वो तीनों चैप्टर थ्योरेटिकल प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ ली है तो आपके सारे पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी बहुत दिमाग लगा के समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर रटने वाले टाइप ही चैप्टर्स हैं मोस्टली। तो यार दैट वाज इट फॉर 12th पार्ट। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो बेसिकली केमिस्ट्री में बताऊं 3 पार्ट तो है, फिजिकल अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है। तीनों को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। फिजिकल में हम ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप ज़्यादा करते हैं, बट आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज है, थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा आ रहा है। इनऑर्गेनिक में अब देखोगे एनसीईआरटी पे एम्फेसिस बहुत ज़्यादा रहता है, वो नो डाउट कभी चेंज नहीं होगा, बट जहाँ आपको समझना है वहाँ पे आपको समझना ही पड़ेगा। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपको समझना ही पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ लोग फिजिकल में भी रखते हैं इस वजह से। तो आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक मोस्टली जो थ्योरेटिकल पार्ट्स इसको क्लब कर दिया गया है, फिजिकल मोस्टली जो कंसेप्चुअल है या न्यूमेरिकल, दोनों में से अगर थ्योरी भी है तो कंसेप्चुअल है, और थ्योरी नहीं है तो न्यूमेरिकल होगा। फिजिकल ऐसा, इनऑर्गेनिक में आपको काफी रटना पड़ेगा। ऑर्गेनिक थोड़ा सा मिक्स है, ना बहुत ज्यादा रटने वाला है ना बहुत ज्यादा, मान लो कोई नेम रिएक्शन हो तो रटना ही पड़ेगा, कोई सेट प्रोसेस है या कोई सेट ऑर्डर है जो एक एक्सेप्शन है जो आप नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सब आपको रटना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक पार्टली समझना, पार्टली रटना वाला पार्ट। तो इसलिए अगर आप डिवीजन कर ले तो आपके माइंड में चीजें क्लियर है तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। दैट वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी वीडियो के साथ मैं मिलता रहूंगा। आपको लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।